चलिए बढ़िया बात है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमारे चल रहा था और आपके जीवन में भी सब कुछ सही चल रहा है तो अच्छा ही चलना चाहिए। इलास्टिक मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे आज हम। इससे पहले हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तक बात कर ली थी, है ना, इफ आई एम राइट, है ना बच्चों? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तक पढ़ लिया था ना हमने। एनीवन? अदिति, धीरज, मीनी? चलिए बताइए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया था ना हमारा। ओके, ठीक है। तो इलास्टिक मॉड्यूली के बारे में बात करेंगे हम, जो कि हुक्स लॉ से आता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के होते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे हम, है ना। सो इतने धीरे धीरे क्यों आते हैं यार बच्चे आपकी क्लास में? लेट लेट आने की आदत हो गई क्या? टाइम से आया करो बच्चों, है ना। आप लोग आ गए, आप अच्छे हो, औरों को भी अच्छा बनाओ। ठीक है, संगत का असर होता है ना, संगत का। वो डालो बच्चों में दूसरों। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हमने शुरू शुरू में बात करी उसकी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की। ठीक है। उसके बाद हमने वो स्प्रिंग बॉल मॉडल देखा, है ना। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करी। स्ट्रेस भी हमारा 3 टाइप का था, है ना। कौन कौन सा था स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शियर स्ट्रेस, है ना। और शियर स्ट्रेन भी था, वो भी 3 टाइप का था अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेसेस। ठीक है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल था, शियर था और वॉल्यूम था, है ना। ठीक है, तीन 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 चीजें चल रही है इसके अंदर। चैप्टर में है ही कुछ नहीं। कुछ एक चीज सही से पढ़ लो, बाकी सारी चीजें रिलेटेड ही है बच्चों, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ एक अलग से चीज आ गई हो, बिल्कुल ही। स्ट्रेस सब में घुसा पड़ा है, जहाँ देखो जहीं स्ट्रेस होगा स्ट्रेन आ जाएगी उसकी वजह से, और उनसे खेलते रहो, है ना। ऐसा है। तो स्ट्रेस क्या था हमारा? राधे राधे अमन। ठीक है, तो स्ट्रेस था हमारा रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। जिस सरफेस के ऊपर हमारा फोर्स लग रहा हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है बच्चों, यही था हमारा स्ट्रेस। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन क्या था? व्हाट वाज स्ट्रेन? जब हमने स्ट्रेस लगाया बॉडियों के ऊपर तो उनके नक्शे बदल गए। ठीक है, एक मुक्का मारा तो मुंह टूट गया, थोपड़ा बदल गया, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेन, व्हाट वाज स्ट्रेन? स्ट्रेन था हमारा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर क्या था? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जो बदलाव हुआ। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, यही था। ठीक है, इनके टाइप्स बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आई थिंक 3 टाइप्स होते हैं। हमारे पास नोट्स पहुंच ही गए होंगे, पहुंच गए ना सबके पास नोट्स? उसमें लिखा हुआ है अच्छे तरह से, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यस, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, सही बात है। ठीक है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस तरीके से कहानियां हैं इसकी कुछ। ठीक है। हुक्स लॉ क्या था? हुक्स लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या था वो? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। वही था ना, इलास्टिक लिमिट के अंदर एक ग्राफ आया था, इसको बताया था हमने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था। ठीक है, याद आ रही है बातें? यस अदिति, बिल्कुल सही बात है बच्चा। ठीक है, सिग्मा से इसको दिखा दिया एप्सिलॉन। ठीक है, इसका कुछ स्लोप होता है जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को दिखाता है। ये हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन क्या बीच का रिलेशन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कर्व की बात करी थी, उसके अंदर ये कुछ इस तरीके की चीजें थी। और टू ए क्या हो रहा है हमारा? हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी ये चीजें हम बातें दोहरा लेते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ ओबे। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। बी पॉइंट, ए पॉइंट था हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, जहां पर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ साथ बढ़ रहा था। ठीक है, एक परफेक्ट रिलेशन में, है ना बच्चों। और बी पॉइंट था हमारा क्या? इलास्टिक लिमिट।
कुछ इस तरीके की बातें करी थी हमने। डी पॉइंट था हमारा क्या, ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन, है ना, जिसमें मिनिमम स्ट्रेस जिसके ऊपर किसी बॉडी को टूटने के लिए, मटेरियल पे टूटने के लिए जो मिनिमम स्ट्रेस चाहिए होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, है ना। ई पॉइंट था हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी कुछ बातें हमने करी थी। ठीक है, और याद नहीं आ रही हो तो नोट्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना, अपने आप याद आ जाएगी। मैंने भी याद दिलाने की कोशिश करी है आपको। तो चलो एक क्वेश्चन करके बता दो मुझे। वही वाला स्लोप वाले ऊपर है, हुक स्लो के ऊपर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ कॉपर, स्टील एंड रबर। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ दिए हुए हैं हमें तीन, एक दो तीन, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, स्ट्रेस के और स्ट्रेन के बीच में बताओ कौन सा ग्राफ किसका है, बताइए। कॉपर के लिए कौन सा आएगा, और स्टील के लिए कौन सा आएगा, रबर के लिए कौन सा आएगा। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। यस बच्चे, स्टील के लिए ए बता रही है अदिति, और भी बताओ। देव, आनंद, मिनी, अमन, हिमांशी, बताइए। आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ कॉपर, स्टील एंड रबर। ठीक है, कॉपर का सी तो नहीं आ सकता। ठीक है, कॉपर का बी, रबर का सी। ठीक है, स्लोप देखो, एक इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ इंक्रीजेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेस, इलास्टिसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये रिलेशन है। सी का स्लोप सबसे छोटा है, थीटा वन बोल दो, थीटा टू बोल दो, थीटा थ्री बोल दो। थीटा थ्री सबसे ज्यादा दिख रहा है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, यस बच्चों, हिमांशी ने सही बिल्कुल आंसर दिया। ऑल राइट बच्चों, ठीक है। तो बी वाला है मिडल वाला, कॉपर का। स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, इसके लिए सबसे ज्यादा स्लोप होना चाहिए। रबर का सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम इलास्टिक होता है। ठीक है, हो गई बात क्लियर। चलो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। के से हम इसको दिखाते हैं, तो के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन थे। ठीक है, तो जिस तरीके से बॉडी के अंदर स्ट्रेन आएगी या स्ट्रेस लग रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग थ्री टाइप के हमारे कौन हो जाते हैं। चार उंगलियां दिखा रहा हूँ देखो, एक मूवी के अंदर होता है पूरे आठवीं पास है, आठवीं पास। ठीक है ना, पांच उंगलियां दिखा के बोलता है वो आठवीं पास है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना बच्चों। इसकी यूनिट वही न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगी। थ्री टाइप के होते हैं। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस, अगर हमारा इलोंगेशन लेंथ वाइज हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, तो यंग्स मॉड्यूलस काम आता है। उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जहां पर शियर स्ट्रेस लग रहा हो, शियर स्ट्रेन आ रही हो। उसके बाद होता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, जो कि वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेन हो तो। ठीक है, चले। कुछ रेस्पॉन्स तो करा करो यार, क्लास में एक्टिव रहा करो। अच्छे अच्छे, बढ़िया बढ़िया, मजे मजे करते पढ़ता हूँ। ठीक है, यस ओके। तो यंग्स मॉडुलस वाई से दिखाते हैं, कब होगा, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। यस बच्चा, ठीक है, प्राची, दीपक, आदित्य, बहुत अच्छी बात है। चलिए सब एक्टिव रहिए क्लास के अंदर। तभी मजा आते हैं, नहीं तो हम सो जाते हैं, खो जाते हैं, एंड जाने क्या हो जाता है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस। यानी कि लेंथ वाइज अगर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो लेंथ वाइज ही स्ट्रेन आएगी, चाहे उसको खींचो, टेंसाइल करो या कंप्रेस करो। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से ही यंग्स मॉड्यूलस आया है लेंथ वाइज। ठीक है, तो बॉडी का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा तो उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, वाई ज्यादा तो इलास्टिसिटी
ज्यादा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी बॉडी की इलास्टिसिटी बताने के लिए, ये चीज लेंथ वाइज कितनी इलास्टिक है। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो कैसे अपोज कर रही है वो। ठीक है बच्चों, आसानी है, हर जगह आसानी करना पड़ता है। ठीक है, मटेरियल की यंग्स मॉडुलस को चेक करने के लिए यूं थोड़ी है कि भैया पहले चेक कर लो, पहले चेक कर करके रख लिए। ठीक है, किसी ऑपरेशन के लिए कौन सी हमें मतलब मेटल यूज करनी चाहिए, कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, इसलिए है ये चीज। ठीक है बच्चों, इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ोगे। ठीक है, सो देखो एक वायर था, ऐसे इसके ऊपर हमने कुछ एम मास लटका दिया तो एम जी फोर्स लगेगा, है ना। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेते हैं। तो बताओ इसमें कुछ लेंथ इंक्रीज हुई होगी इसकी, है ना। एम लगा दिया, इसकी इनिशियल लेंथ अगर हमने एल ली है तो कुछ लेंथ इंक्रीज हो गई इस एम जी फोर्स की वजह से। ठीक है, इनिशियल लेंथ एल, फाइनल जो इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा एल, इसको हम बोल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यंग्स मॉडुलस का, दैट इज वाई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मांगी लाल फोर्स एम जी अपॉन ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का ए माना है, डिवाइड बाय यस, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल, यस, स्ट्रेन लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो एम जी बाय ए डेल्टा एल इन टू एल। ठीक है, अब जो ये एम जी है ना, यहाँ पर मास लटकाया था इसलिए एम जी आया, ये फोर्स की वैल्यू है। यहाँ पर एफ लिख सकते हैं हम। ठीक है, हम किसी बॉडी को दबाएंगे तो क्या एफ फोर्स हम उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो फोर्स की वैल्यू आएगी। टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एम जी की जगह क्या आएगा, फोर्स आएगा, और एम जी फोर्स ही होता है वो। ठीक है, लोड। ठीक है बच्चों, वही यूनिट की बात करें तो यूनिट वापस से वही, ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है, क्योंकि स्ट्रेन की तो कुछ होती ही नहीं है, आज तक नहीं हुई तो अब भी नहीं होगी। चलिए बस अब आपके लिए क्वेश्चनों की झड़ी लगा देते हैं, है ना। चलिए, ओके, सो व्हाई डू वी प्रीफर स्टील टू कॉपर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग ये बनाते हैं भाई साहब, कॉपर की स्प्रिंग किसी ने देखी है क्या, ब्रॉन्ज कलर की। हाँ, ब्राउन कलर की देखी है किसी ने स्प्रिंग, बनाते ही नहीं है। बनाते ही नहीं है। यस, ठीक है, आई थिंक मिक्सर के अंदर होती है वो, ब्रेक शूज वगैरह के ऊपर लगती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा पावर की स्प्रिंग नहीं चाहिए होती, इसलिए मिक्सर ग्राइंडर होता है ना उसके अंदर। ठीक है। तो व्हाई डू वी प्रीफर स्टील टू कॉपर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्रिंग, लेकिन जनरली स्प्रिंग हम किसकी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग चाहिए होती है, क्या होगा। यस यस, सही बात है दीदी। ठीक है, सो कौन से मटेरियल की स्प्रिंग हम बनाना प्रीफर करते हैं, कॉपर की या स्टील की। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टील को प्रीफर किया जा रहा है, तो स्टील को प्रीफर क्यों किया जा रहा है बताओ। कुछ बातें कर रहे थे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस वगैरह वगैरह के बारे में। यस, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, सही बात है बिल्कुल। ठीक है ठीक है, कॉपर के लिए हम कॉपर नहीं यूज नहीं करते बच्चा, ठीक है ना, स्टील को यूज करते हैं। स्टील टाइट होता है, थोड़ा हार्ड होता है, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ठीक है, सी यू। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर इज मोर देन, सॉरी, स्टील इज मोर देन कॉपर। ठीक है, इसीलिए हम स्टील को प्रीफर करते हैं, ताकि उसमें फटीग ना आए। फटीग याद है आपको क्या होता है, वो थक जाती है चीज, उसको बोलते हैं फटीग, है ना। हमारी स्प्रिंग खराब नहीं होती, ज्यादा टाइम चली जाती है। यस यस, आपने सही बोला हिमांशी, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील इज मोर देन कॉपर। ठीक है बच्चों, बढ़िया बात है, चलें आगे। यस, चलो क्वेश्चन करिए एक, आपकी स्क्रीन पर है, यश श्रेया प्राची, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड बढ़ते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो।
ठीक है, तो एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड ए स्टील वायर ऑफ 1.6 मीटर, both of diameter 3 millimeter, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70 millimeter. Obtain the load applied. ठीक है, दो वायर्स को जोड़ दिया गया है, उनके ऊपर क्या लोड अप्लाई किया जा रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉपर की लेंथ 2.2, स्टील की लेंथ 1.6, डायमीटर दोनों की 3 मिलीमीटर। अब जो हमने स्ट्रेस, देखो इनका जो यंग्स मॉडुलस है कॉपर का 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है, एंड स्टील का जो है वो 2 इंटू 10⁻11 है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी स्टील की ही ज्यादा है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन कॉपर। ठीक है, ये सीयू सिंबल लिख रहा हूँ, सबको समझ में तो आता है ना, केमिस्ट्री में घुस गया थोड़ा सा मैं, बार बार कॉपर लिखेंगे तो बड़ा लगेगा। ठीक है ना, चलो दो वायर दिए हुए हैं, एक है कॉपर का, एक है स्टील का। ठीक है, और इसकी लेंथ है एल कॉपर, दैट इज 2.2 मीटर, इसकी लेंथ है एल स्टील 1.6 मीटर। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम लोड लगाया गया है, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं ये। इस एफ की वैल्यू ही हमें क्या करनी, फाइंड आउट करनी है कि कितना लोड या फोर्स इनके ऊपर लगाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ इलोंगेशन आएगी डेल्टा एल कॉपर, इसमें कुछ इलोंगेशन आएगी स्टील में डेल्टा एस एल स्टील। इन दोनों इलोंगेशन को कंबाइंडली दिया गया है 0.70 मिलीमीटर। ठीक है, तो डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा एल स्टील हमें दिया गया 0.70 मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर दोनों की क्या है, बराबर है, तो डायमीटर दुगनी होती है रेडियस की, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर के अंदर लिख दिया हमने डायरेक्ट। यस, गुड इवनिंग मनोज। ठीक है, तो ये कहानी है, तो बस फॉर्मूला रखो और आंसर ले जाओ, बस इतनी सी बात है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर, वही यंग्स मॉडुलस वाला लगा दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप लोग कर सकते हो, साइंस के स्टूडेंट हो, सो पीछे तो नहीं हटेंगे हम। पैसे गिनना सर हमें बहुत अच्छे से आते हैं, इसलिए कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। चलिए बताइए, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल इंटू एल, यही था। अब यहाँ पर इस वैल्यू ये दिया दिया गया है हमें। ठीक है, लोड फाइंड आउट करना है, यानी कि एफ फाइंड आउट करना है कि कितना लोड हमने इसके ऊपर लगाया है। तो यहाँ पर से इनकी दोनों की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स लेंथ ओरिजिनल ए वाई। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो और आंसर ले जाओ, जितने चाहो ले जाओ, नंबर ले जाइए, आंसर दे जाइए। चलिए, कैसे करोगे, चलो चलो भाई, पूरा तरीका बता दिया, अब तो कोई एक आंसर आ जाए तो मजा आ जाए। आंसर आंसर, एनीबॉडी प्लीज बच्चों, लेट मी नो। चलो देखो, फोर्स दोनों में सेम लग रहा है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है एक तरीके का है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम हो गया। तो फोर्स लेंथ ऑफ द, यार देखो ना, दो वायर कॉपर के और स्टील के एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, है ना, इस तरीके से दिख रहा है क्या, मेरे दो पेन इस तरीके से जुड़े हुए हैं और एक के ऊपर लोड लगा दिया, तो दोनों के ऊपर में जो लोड लग रहा है ना नीचे की तरफ, वही दोनों का लोड होगा, उसी की वजह से दोनों में स्ट्रेस आएगा। बेटा चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, सॉलिड्स वाला।
यस प्राची 200 न्यूटन बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बच्चे। थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। चलो, तो एफ एल अपॉन एरिया, एरिया क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस क्या है, बराबर है, तो आर ही ले लिया हमने, जरूरत नहीं है बार बार आर कॉपर और आर स्टील लिखने की। तो एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द कॉपर प्लस, अब डेल्टा एल एस लिखो, फोर्स लेंथ ऑफ स्टील, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, एंड इट इज इक्वल टू 0.70। मिलीमीटर में दिया है, मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में। बस अब इसको सोल्व कर लो, वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। आंसर आपके कदम चूमेगा बेटा। 1.8 इंटू 10⁻² होएगा, 10⁻² इंटू 1.8, ठीक है। इतना आएगा। तो कैलकुलेशन सही से करनी है। एल कॉपर लेंथ कितनी दी गई है, 2.2 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है, वाई कॉपर एंड वाई स्टील। वाई कॉपर की वैल्यू कितनी है बताओ, 1.1 इंटू 10⁻11 प्लस यहाँ पर एल एस 1.6 अपॉन वाई स्टील 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इधर भी सेम था, इधर भी सेम था, तो इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 0.70 इंटू 10⁻³ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, यस बेटा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बेटा प्राची अभी भी, ठीक है ना। सोल्व करोगे इसको तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन के बराबर आएगी। ठीक है, ये आएगा आंसर। ये आएगा आंसर 1.8 10⁻², 180 न्यूटन। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट बराबर बराबर सा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेरीफाई करो उसको कि क्या गलती हो रही है ना, चेक करना उसको। ठीक है, तो आंसर ये आएगा, सॉल्यूशन करना है बस, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिसको आई होप आप कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, चलिए। और इसके बगैर हमारा चारा नहीं है कि अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो फिर हमें भूल जाना चाहिए कि हम क्या पाना चाहते हैं। कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, सबका आंसर आना चाहिए इसके लिए। चलिए बच्चों। The maximum load a wire can withstand without breaking when its length is reduced to half of its original length will be double, half, four time remain same, क्या होगा मैक्सिमम लोड a wire can withstand without breaking, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। लोड की बात कर रही है तो फोर्स है, फोर्स विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। कोई एक वायर दिया गया ऐसे, ठीक है, यस, श्रेया का आंसर डी आया। और कोई इसकी लेंथ एल थी, अब बताओ, लेंथ को आधा कर दिया गया, ठीक है, L/2 कर दिया गया, तब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर ए था, यहाँ पर अब भी क्या है, ए ही है। तो फोर्स क्या हुआ हमारा, कितना फोर्स या लोड सह सकता है ये, अगर हम इसकी लेंथ आधी कर देंगे तो पहले के बराबर वाला ही, यस बच्चों, है ना। ठीक है, सो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, ठीक है, इट इज डिपेंडिंग ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर रेडियस या डायमीटर, ऐसा कह सकते हैं हम। तो दिस इट विल बी रिमेन सेम। ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, जेई 2021 में आया था। मैंने पहले भी बोला था आपसे कि क्वेश्चन इसमें से आते हैं, अच्छी तरह से आते हैं, क्योंकि चैप्टर छोटा है और कुछ खास टॉपिक यानी कि यंग्स मॉडुलस के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है हमें। चलो,
कैसे करोगे? टू सेपरेट वायर्स ए एंड बी आर स्ट्रेट बाय 2 मिलीमीटर एंड 4 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो अलग अलग वायर दिए गए हैं, ठीक है, ए और बी, उनको 2 मिलीमीटर एंड 4 मिलीमीटर से खींच दिया गया है, यानी कि इलोंगेशन इतनी आ गई इनमें, ठीक है। व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लगाया है ना, तब इतना इलोंगेशन इसमें आया। अज्यूम दैट बोथ द वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल के बने हुए, यानी कि दोनों का यंग्स मॉडुलस क्या है? बराबर होगा। द रेडियस ऑफ द वायर बी इज 4 टाइम दैट ऑफ द रेडियस ऑफ वायर ए, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, देन ए बी कैन बी एक्सप्रेस एज 1 by x, देन वी नीड टू फाइंड द x। बताओ कैसे फाइंड करोगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो वायर दिए गए हैं ए, ठीक है, और एक और दूसरा इसका भाई बी, ठीक है। इसकी लेंथ में जो इलोंगेशन है डेल्टा एल ए, वो 2 मिलीमीटर दिया गया है। डेल्टा एल बी वो 4 मिलीमीटर दिया गया है। इसका यंग्स मॉडुलस वाई है, इसका भी वाई है। दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन का लग रहा है, इधर भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल लेंथ को बोला गया है स्मॉल ए, इसकी ओरिजिनल लेंथ को स्मॉल बी बोला गया है, ठीक है। नहीं, एक रेशियो है, ठीक है, तो एल ए एंड एल बी बोल देते हैं, ठीक है। यह सामान 32 आंसर आ रहा है आपका, और किसी का आ रहा है क्या कुछ आंसर? किसी का भी? एनीवन? एनीवन? ओके, श्रेया का भी 32 आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है? ठीक है, प्राची का भी 32 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों का आंसर नहीं आता अगर मैं यहाँ पर ईयर नहीं लिखता तो? ठीक है ना, तो अच्छी बात है यार, मतलब आप लोगों को पता है कि ये चीजें हैं, इनके आंसर निकाल पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैं तो चाहता ही हूँ कि आपको सबको आंसर बता दो आप मुझे, मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको और बस आंसर आ जाए, ठीक है। सो ऐसी मेहनत करनी है हमें, ठीक है। रेडियस ऑफ ए, आर ए बोल दें इसको, अगर आर लेते हैं तो इसमें दे रखा है बी 4 टाइम है ए की रेडियस की, आर बी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम ऑफ आर हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला वही कौन सा लगेगा? यंग्स मॉडुलस फोर्स इनटू चेंज इन, सॉरी, ओरिजिनल लेंथ अपॉन ए डेल्टा एल, यही था। फाइंड आउट क्या करना है? ओरिजिनल लेंथ का रेशियो एल ए अपॉन एल बी फाइंड आउट करना है, जो कि ए अपॉन बी, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 1 by x, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो देखो कैसे करोगे। देखो, एल ए, यहाँ पर से ओरिजिनल लेंथ का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए वाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स दोनों में 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन है, ठीक है बच्चों। सो एल ए फर्स्ट वाले का यंग्स मॉडुलस वाई है, ए वाले का, ठीक है। इसका एरिया पाई आर ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी लेंथ डेल्टा एल ए लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? फोर्स जो कि 2 न्यूटन है। एल बी निकालो, वाई पाई आर बी स्क्वायर डेल्टा एल बी अपॉन 2, ठीक है, लिख दिया। अब वैल्यू रख दो, y से y तो वैसे ही कट जाएगा, है ना। तो चलो इसको करते हैं सोल्व। यही करूं? बोलो यही करूं या फिर पेज बदल देता हूँ? चलो बदल देता हूँ मैं, लेकिन पेज बदलते ही कुछ लोगों के दिमाग में से उड़ ही जाता है कि पीछे क्या करा था, वो दिक्कत आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एल ए लिखेंगे पाई वाई पाई आर ए, तो स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ए, यानी कि 2 मिलीमीटर था, डिवाइडेड बाय
2 फोर्स की वैल्यू, एल भी लिखोगे, वाई पाई, आर भी कितना था 4 टाइम ऑफ आर इसका होल स्क्वायर इंटू 4 अपॉन ये वैल्यू फोर्स की 2, ये उड़ गया इससे, इनको डिवाइड करेंगे तो इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, वाई से वाई गया, पाई से पाई गया, ठीक है, 2 से ये गया 2 टाइम। अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर था आर स्क्वायर, नीचे था 4 आर का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आर स्क्वायर, और ये यहाँ का बचा हुआ 2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की धज्जियां उड़ गई 1/16 इंटू 32, सॉरी 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, जो कि 1/x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 32। यही हमारा आंसर है। तो आपके 4 नंबर आ गए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, बताओ, बोलिए बच्चों, यस अमन, ठीक है बच्चों, ठीक है, यस प्राची, वेरी गुड, बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करके बताइए। यस अभय अरुण, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू वायर्स पी एंड क्यू ऑफ सेम डायमीटर आर लोडेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर पी इज एल मीटर and Shell's modulus is y Newton upon meter square. While length of the wire Q is twice that of the P and its material has Young's modulus half that of P. Calculate the ratio of their elongation. P और Q में जो elongation होगी उनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, क्वेश्चन समझ में आया? दो वायर हैं इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक की लेंथ P की हमें लेंथ दी गई है L, इसका यंग्स मॉडुलस Y है। सेकंड की लेंथ दी गई है ट्वाइस ऑफ एल, इसका यंग्स मॉडुलस पहले वाले का आधा है। ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पर एम मास लटका हुआ है, क्यू से 2m मास लटका हुआ है। ठीक है, तो इनकी जो लेंथ है, इलोंगेशन है, लेंथ के अंदर इलोंगेशन आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि फोर्स लग रहा है, कुछ मास लटका हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा एल पी अपॉन डेल्टा एल क्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे होगा, बस उसी तरीके का यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लेके आओ, वैल्यूज पुट करो और आंसर ले जाओ, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, इससे ज्यादा कोई गणित नहीं लगानी हमें, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी, कोई दिमाग नहीं लगाना इससे ज्यादा। यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से हमें खेलना आना चाहिए, और जब हम चीजों से खेलना सीख जाते हैं तो हमारे सवाल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस किस को दिक्कत है भाई सवाल बनने के अंदर, किस किस के सवाल नहीं बन पाते हैं? तो बच्चों जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सवाल बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं होता कि इससे मतलब वो अपने आप ही सवाल करना लग जाता है, उससे सोल्व होने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो चेंज इन लेंथ का जो यंग्स मॉडुलस से फॉर्मूला बनेगा, यस बच्चे 3:8 आपका आया। ठीक है, और भी बच्चे बताइए, वेरी गुड प्राची। ठीक है, तो और भी कोई है जो जवाब दे, तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, यस अमन का भी 3:8 है, और कोई है जिसका 4:3 आ रहा हो, या कुछ और आ रहा हो? चलिए नोबडी, मिस्टर नोबडी, कोई जानता है कि मिस्टर नोबडी को कौन है? चलिए कोई बात नहीं, मैं तो जानता हूँ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल, यस देवानंद आप जानते हैं तभी हंस रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, सो ये होता है। चलो वैल्यूज पुट करो और आंसर ले जाओ। ठीक है, सेम डायमीटर दे रखे हैं, यानी कि जो इसका एरिया होगा वो इसके एरिया दोनों बराबर होंगे। पी वायर के लिए बात करेंगे, उसकी चेंज इन लेंथ लिखेंगे। मैं तो जानता हूँ बेटा। ठीक है, एक मूवी में है मिस्टर नोबडी, कोई बात नहीं, नहीं जानते तो मूवी नहीं देखनी चाहिए वैसे भी अभी। चलिए ठीक है, तो पी से कौन कौन लटक रहा है, पी वायर से कौन कौन लटक रहा है, कितना मास लटक रहा है बताइए।
कितना मास हैंगे इससे, एम और 2m, ठीक है। ये दोनों ही तो इससे लटके हुए हैं, टोटल फोर्स लगाएंगे, यस 3 mg। तो यहाँ पर 3m, तो ये 3 mg लगेगा, ठीक है। फोर्स आ गया, चलो लिखते हैं, इसकी लेंथ l थी, तो डेल्टा एल पी 3 mg, इनिशियल लेंथ l डिवाइडेड बाय इसका एरिया a इंटू यंग्स मॉडुलस y। सिमिलरली वायर क्यू के बारे में बात करें, तो वायर क्यू से ओनली 2m मास लटका हुआ है, तो 2m मास इसके नीचे फोर्स लगाएगा 2 mg। इसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ l हमें दी गई है, तो डेल्टा एल क्यू that is going out to be 2 mg into twice of L divided by area A into Young's modulus, क्या हो जाएगा, आधा, 0.5, ठीक है, y। चलो अब वैल्यूज mg से mg कट गया, डिवाइड कर देंगे तो L से L कट गया, A से A कट गया, Y से Y कट गया, ऊपर रह गया 3, नीचे रह गया 2 and 2 and 0.5, तो वो हो जाता है 3/8। प्राची का आंसर सही था, अमन का भी सही था, यस प्राची, y/2, ठीक है। तो ये 3/8 आ गया, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। तो थोड़े से कंसेप्ट हमें पता होंगे, हमें चीजें थोड़ी सी डीपली पता होगी कि फोर्स कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, चीजों को देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाया करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है उसी की तरह से, देखो प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, ठीक है। और ज्यादा जल्दी से आगे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। इसके बाद हम हमारा शेयर मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, फिर बल्क मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले कर लो यार, ये क्लास के अंदर ही देख लो कैसे सोल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो चीजें हमारे समझ में आ जाएगी, तो हमारे आंसर भी आने लगेंगे, ठीक है। इसमें 3 वायर्स दिए हुए हैं, a rigid bar of mass m is supported symmetrically by 3 wires each of length l, ठीक है। अगर है ना बताए, आपके सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, और जब मैं पूछ रहा हूँ तब आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन है ना आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है। इस चीज से बोर मत होना कि है ना भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, तो है भी नहीं यार इस चैप्टर में आप कुछ, ठीक है ना, खत्म हो चुका है, बस एक दो चीजें हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा के खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ठीक है, तो a rigid bar of mass m is supported symmetrically by 3 wires each of length l, those at each end, one of copper and the middle one is of iron, ठीक है। ratio of their diameters we need to find if each is have to the same tension is equal, ठीक है। अमन का आंसर बी आ रहा है, और कोई भी है, एम मास की रोड सिमेट्रिकली लटकी हुई है, ये है कॉपर, ये भी है कॉपर, बीच में है आयरन, तीनों में टेंशन बराबर है, यानी कि टी, टी एंड टी, ठीक है। ठीक है, टी 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 टेंशन है, इस सिमेट्रिकली है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब है तीनों वायर में जो इलोंगेशन है ना वो भी बराबर है। इलोंगेशन जो आई होगी वो भी बराबर होगी, यानी कि जो इनकी स्ट्रेन होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो भी बराबर है, फोर्स बराबर हो गया। हमें डायमीटर का वो निकालना है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा है, चेंज इन लेंथ। अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर लिखें या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखें, क्यों लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि हमारी जो डायमीटर है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है, ठीक है ना। पिछले वाले बैचों में इस चीज को भी नहीं समझ पा रहे थे बच्चे, अगर आप समझ पा रहे हो और नहीं समझ पाए तो बताओ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है। सो देखो y का फॉर्मूला लिखेंगे, y टेंशन T है, हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, डायमीटर का रेशियो बताना है, ठीक है। तीनों वायर का नहीं बताना, ओनली
आयरन टू कॉपर बताना है, और सॉरी कॉपर टू आयरन बताना है, ठीक है। डायमीटर ऑफ कॉपर टू डायमीटर ऑफ आयरन, ये हमें बताना है क्या रेशियो होगा इसका, ठीक है। तो टी फोर्स है ना, तीनों वायर में टेंशन सेम है, लग गई टेंशन सेम, और लेंथ इनकी, ठीक है, रोड क्या हमारी सिमेट्रिकल है, लेंथ इनकी इनिशियल लेंथ हमें बराबर दे रखी है कैपिटल एम, ठीक है। पाई डी स्क्वायर बाय 4, एरिया बराबर लिख दिया, ठीक है। और इनके मोटा पतला होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इलोंगेशन बराबर आ रही है ना, तो क्योंकि हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस बराबर नहीं होते, है ना, तो इस तरीके से करेंगे हम इनको, और यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में हमें आंसर दे रखा है इनका, ठीक है, एंड डेल्टा एल, ठीक है, ये एरिया लिख दिया एंड डेल्टा एल लिख दिया, ठीक है। तीनों में इलोंगेशन क्या है, बराबर है, ठीक है, इलोंगेशन क्या है, बराबर है। स्ट्रेन क्या है, सेम है, क्योंकि इनिशियल लेंथ तीनों की बराबर दे रखी है, और रोड सिमेट्रिकली नीचे आई है ना, सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब जो स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल वो तीनों में सेम है, ठीक है। सो अब यहां से टेंशन भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, बचा कौन, डायमीटर अलग अलग हो सकते हैं भाई साहब, ओनली डायमीटर, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा उलट पुलट करें तो डी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा, अंडर रूट लेंगे तो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वाई होगा। बस अब डायमीटर के लिए देखो, प्रोपोर्शनलिटी के बाद एक कांस्टेंट आएगा, उतने नाटक करूं क्या या फिर डायरेक्ट आंसर लिखूं, तो डी ऑफ कॉपर अपॉन डी ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन का देखो उल्टा आएगा और कॉपर का उल्टा आएगा, ठीक है, तो कॉपर के लिए नीचे आ जाएगा रूट ऑफ वाई ऑफ कॉपर, ठीक है, और डी ऑफ वाई ऑफ आयरन, ठीक है। सो इसको एक के अंदर ही लिख सकते हैं, वाई आयरन अपॉन वाई कॉपर। और किसी के ये समझ में नहीं आया तो फिर वो थोड़ा सा नाटक कर लेते हैं जो करते हैं, प्रोपोर्शनली हटाओ, कांस्टेंट लाओ, फिर कॉपर के लिए लिखो, फिर वो कांस्टेंट दोनों में सेम होगा क्योंकि टेंशन सेम थी उनका, जो इलोंगेशन है वो सेम थी, स्ट्रेन सेम थी, है ना, उस तरीके के थोड़े से नाटक करने पड़ेंगे फिर। आगे क्या बात समझ में, और नहीं आया हो तो बेझिझक बोल सकते हो, मुझसे ही तो बोलोगे, किससे बोलोगे, नहीं तो फिर। श्रेया, अभय और अमन के क्लियर है क्योंकि उन्होंने आंसर बता दिए, और बताइए अदिति, प्राची, अब हिमांशी, और भी बच्चे हैं, बोलिए बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हो, कोई है, एनीबॉडी, ओके प्राची आ गया, और किसी को कोई शक, संशय, दुविधा, पीड़ा, तकलीफ, ओके चलो, ठीक है, तो एक और कर लीजिए क्वेश्चन, ओके अदिति, आदित्य, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए दुख तकलीफ पीड़ा, ठीक है। तो 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 किलोग्राम, ठीक है, 50,000, ठीक है। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ईच कॉलम आर 50 एंड 100 सेंटीमीटर दी गई है, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। देखो है क्या, इस तरीके से 4 कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से 4 आइडेंटिकल कॉलम दिए हुए हैं जिनकी इंटरनल रेडियस इतनी है, आउटर इतनी है, और इनके ऊपर किसी एक मास की लोड को लटकाया गया है, कैपिटल एम बोलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मास है, 50 × 10⁻³ केजी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कैपिटल एम बोला जाए बड़े मास को, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है मुझे, ठीक है, आपको भी मजा आना चाहिए,
है ना। सो देखो इनर रेडियस आर इन दी गई है कितनी 50 सेंटीमीटर और आर आउट दी गई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है। सो कंप्रेशन स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल हमें इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइडेंटिकल है, फ्लोर के ऊपर इस तरीके से रखे हुए होंगे, है ना। ये भाई इसमें गैप नहीं है, कोई यूं मत सोचना कि इनमें गैप आ गया, बिल्कुल बराबर रखे हुए हैं प्लेन। अगर मैं 4 उंगलियां लूं मेरी, इसके ऊपर ऐसे रख दूं कुछ चीज, तो ऐसे सपोर्ट है। ठीक है। और हर एक के ऊपर देखो कुछ mg मास है यहाँ पर, m है ना। ओके, 2.8 × 10⁻⁶ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बच्चे, आंसर आ ही जाता वरना। ठीक है। सो m मास नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगा, लेकिन ये चार और कॉलम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसके ऊपर जो होगा mg/4, इसके ऊपर भी mg/4, इसके ऊपर भी mg/4 एंड इसके ऊपर भी mg/4 का फोर्स कंप्रेशन स्ट्रेन इनके अंदर लेके आएगा। ठीक है। सो क्या बना रहा था मैं? चलो डेल्टा एल अपॉन एल हमें फाइंड आउट करना है। कंप्रेशन स्ट्रेन कंप्रेशन ही आएगी ऑब्वियसली, ऊपर से वहां से नीचे जमीन है तो दबा रहे हो किसी चीज को, तो कंप्रेशन ही होगा ना उसके अंदर। ठीक है, यूं तो नहीं होगा एलोंगेट हो जाएगा, दब जाएगा। और किसी का कोई आंसर आया क्या? एनीबॉडी? मनोज के अलावा? मनोज के अलावा किसी का कोई आंसर आया क्या? आया क्या कि नहीं आया? ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। यंग्स मॉडुलस, बेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक है आपके। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल इंटू एल, और हमें पता है डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा एल अपॉन एल का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे लिए, क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। फोर्स mg/4 है। ठीक है, हर एक वायर के ऊपर एक वायर, यस यस प्राची सही आंसर आ गया आपका, लेकिन 17 लिख दिया तो 17 से थोड़ा सा गलत हो गया, 17 नहीं लिखना है। ठीक है। अब देखो जो एरिया होगा ना यहाँ पर, ये एरिया, इसके अंदर कुछ मोटा मोटे 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 माइल्ड स्टील के होलो पाइप हैं। ठीक है, इनर रेडियस इसकी 50 सेंटीमीटर, आउटर 100 सेंटीमीटर दे रखी, तो एक रिलेशन सिंपल सा लिख लो इनके अंदर। देखो एरिया इनका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होगा आर आउट का स्क्वायर माइनस आर इन का स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा रिलेशन दिख रहा है, ये आर है तो ये 100 है, ये 50 था, ये 100 है, तो ट्वाइस ऑफ आर हो गया। यहाँ पर अब है ना 100 और 50 लिखोगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस क्यों करें हम, जब हमें सब कुछ आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर आउट यानी कि 2r का स्क्वायर यानी 4r², आर इन का स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर का स्क्वायर, तो 3πr²। स्मॉल आर की वैल्यू 50 के बराबर मानी है, सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, सही है ना। तो बस यही है हमारी कंप्रेशन स्ट्रेन, तो बस लिख दीजिए एफ की वैल्यू mg/4 है क्योंकि दी गई है ना। सो m 50 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8/4, तो ये 4 आ गया। एरिया ए आप निकाल लेना कितना आएगा, और यंग्स मॉडुलस कितना लिखें, वाई कॉपर सॉरी वाई माइल्ड स्टील, वाई वाई। बच्चे होशियार हैं यार, सबको पता है क्या यार। यहाँ पे दिया गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कई कई क्वेश्चन में दिया नहीं गया तब भी आंसर आ रहे थे, क्योंकि पहले किए होते हैं। मुझे ऐसे भी बच्चे चाहिए जो है ना हाथों हाथ पहली बार कुछ सवाल सामने है और उसके आंसर दें। आप देते भी हो, लेकिन सब दिया करो, हर एक का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू लिख देंगे 2 × 10⁻11, वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 2.6 × 10⁻7 आता है। ना मीटर लिखेंगे ना सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि स्ट्रेन है। ठीक है, तो इतनी कम स्ट्रेन आती है, इतना सारा 50,000 किलो
वजन हम 4 माइल्ड स्टील के वायर सॉरी होलो सिलेंडर के ऊपर डालेंगे तो इतनी कम स्ट्रेन आती है। कुछ भी मतलब ये तो दवाई नहीं, दिख ही नहीं रहा, माइक्रो में भी नहीं है, वो छोटा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। वो याद है क्या आपको? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस आर जॉइंड एंड टू एंड एंड लोडेड। ठीक है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू वायर्स आर y1 एंड y2। द कॉम्बिनेशन, यार -17 तो कैसे हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है ना, -7 ही होगा, और मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए सिंगल वायर देन इट्स यंग्स मॉडुलस इज। वो पता है क्या? दो वायर्स का रेजिस्टेंस निकालते हैं जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, बचपन में पढ़ा था। उसी तरीके की कहानी है होगी इसके अंदर भी। उसी तरीके की कहानी होगी। सॉरी, पैरेलल का हो गया यार इसमें तो। चलो कोई ना, पैरेलल वाला होगा। कैपेसिटर जोड़ दो फिर, ऐसा करो। पैरेलल वाला होगा है ना, लेकिन वो फिर इससे वो नहीं दे सकते हम इसको। यस, 1/r1 प्लस 1/r2। यस 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 यस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंड टू एंड जोड़ा है लेकिन सीरीज में जोड़ा है ना। सो देखो, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस। ठीक है, बी आ रहा है अमन के। हाँ इसी तरीके से आए। ठीक है, आर जो एंड टू एंड एंड लोडेड। ठीक है, सेम फोर्स इनके ऊपर लगाया गया। द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल 1 y1 और इसका है y2। ठीक है, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं L1, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं L2। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाया गया, कुछ ना कुछ F लगाया गया होगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल वायर की तरह बिहेव करते हैं, इनका जो एरिया है वो बराबर होगा। ठीक है, सेम लेंथ है, रेडियस भी सेम है इनकी, तो इसका एरिया भी ए हम ले लेते हैं। ठीक है, लेंथ भी एल ही मान लेंगे क्योंकि सेम लेंथ दी गई है। ठीक है, वही यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगेगा, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल इंटू एल। इससे बन जाएगा चेंज इन लेंथ एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन दिया है सिंगल वायर, देन इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, इनिशियल लेंथ बराबर है, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है। चलो, फोर्स सेम, लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, तो जो हमारा डेल्टा एल है अगर ये चीजें कांस्टेंट हो जाए, एफ एल ए, तो डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हो जाएगा कांस्टेंट हो या ना हो। यस, ठीक है, आदित्य का बी आ रहा है, अमन का भी बी आ गया। चलिए, जिनका नहीं आया उनके लिए भी बी लेके आते हैं, है ना बच्चों। तो देखो, दोनों एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर दो वायर एक ही तरह की बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, मनोज का भी बी आया, सनी का भी बी, श्रेया का भी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो लेंथ होगी जब हम फोर्स नहीं लगाएंगे, एल प्लस एल जुड़ जाएगी, है ना। तो इक्वलेंट लेंथ ऑफ रोड आफ्टर ज्वाइनिंग देम कितनी हो जाएगी? एल इक्वलेंट, दोनों को जोड़ दिया तो एल प्लस एल ट्वाइस और एल हो जाएगी। अब फोर्स दिख रहा है हमें सेम, ठीक है, तो फोर्स क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया रोडों का, रोड्स का। ठीक है, अब इलोंगेशन कुछ ना कुछ होगी इसके अंदर, मान लेते हैं
इलोंगेशन आ जाएगी डेल्टा 1, इसके अंदर इलोंगेशन आ जाएगी डेल्टा 2। तो टोटल इलोंगेशन, क्योंकि एक सिंगल वायर की तरह बिहेव कर रहा था, तो टोटल इलोंगेशन की बात करें हम, तो वो डेल्टा एल बोल देंगे उसको। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ठीक है, टोटल इलोंगेशन इतनी हो गई, या फिर डेल्टा एल इक्विवेलेंट ही बोल देते हैं, इतनी इलोंगेशन। ठीक है, सो अब यहां से बात करें हम डेल्टा एल इक्विवेलेंट, या फिर ये वाली बात कर रहे थे हम। तो डेल्टा एल की वैल्यू लिखोगे तो कितनी आ जाएगी, ये देखो 1/y, और लेंथ अलग अलग है, तो उसकी रिगार्डिंग वो चीज हो जाएगी, है ना। सो यहाँ पर डेल्टा एल इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल इक्विवेलेंट अपॉन वाई ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा L1 एल अपॉन y1 प्लस एल अपॉन y2। ठीक है बच्चों, सन्नाटे में तो नहीं चले गए। मैंने फोर्स अपॉन एरिया क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेम लग रहा था, है ना, सेम लग रहा था। लिख दूं अगर आपका हो तो, वही फॉर्मूला बना है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया कट जाएंगे दोनों साइड के एक दूसरे से, तो लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, एल इक्विवेलेंट कितना आया था, ट्वाइस ऑफ एल अपॉन वाई इज इक्वल टू एल अपॉन y1 प्लस एल अपॉन y2। एल से एल की धज्जियां उड़ा दो, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो y विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। ये हमारे पास आंसर आएगा, जो कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को उनको जोड़ते हैं ना, रजिस्टर्स को, उसकी तरह। ठीक है, और स्प्रिंग स्प्रिंग वाली केस आएंगे आपके, ठीक है, कुछ आने वाले चैप्टरों में, उसमें भी समझ में आ जाएगा आपके कि क्या कहानी थी। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, ट्वाइस ऑफ y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। कोई परेशानी हो तो बोल दो, अभी बोल दो, बाद में फिर सोचोगे कि समझ में नहीं आया। किसी को भी, ओके श्रेया, ठीक है, दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है, इसमें आपके मैकेनिक्स का कंसेप्ट भी आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत अच्छे हिमांशी, आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है श्रेया को। ओके, छोटा सा ही है, अगर हमें फॉर्मूला याद हो तो। एक्सीलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, टेंशन फाइंड आउट कर लो इसके अंदर। टेंशन ही इसके अंदर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। टेंशन इस तरीके के फॉर्मूले में फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, टू ब्लॉक्स ऑफ masses 3 kg एंड 5 kg are connected by a metal wire going over smoothly. The breaking stress of the metal is this. What is the minimum radius of the wire? क्या होगी, अब इसमें यंग्स नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना, यंग नहीं आ रहे हैं इसके अंदर, ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया दिस। हाँ तो 2 मिनट में हो जाएगा यार, ये क्यों टेंशन ले रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे, टेंशन मत लो। बहुत सिंपल सी चीज है, चलो मैं बताता हूँ, फिर टाइम होने वाला है तो काहे परेशान हो रहे हो। देखो, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जो टेंशन दी जाती है वो 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 के फॉर्मूले से दी जाती है। इसको इलेबोरेट करने के बताने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, जिसको जो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो 2 × 3 × 5 × 10। ओके, प्राची का आंसर 12.5 आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और यही आंसर है। ठीक है, डिवाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75/2, है ना। स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो स्ट्रेस की वैल्यू हमें 24/π × 10⁻² दी गई है।
टेंशन हमें निकाली है 75/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 75/2 इंटू 24 इंटू 100 एंड इट विल बी इक्वल टू 3/8 इंटू 24 हो जाएगा। काटाफासी करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 25 से ये 4 बार चला जाएगा और इसको वैल्यूज लिखेंगे। सो इस तरीके से ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब आर से निकालेंगे तो कि आर स्क्वायर की वैल्यू है, अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.125 मीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट में हो गया भाई, टाइम होने वाला था ना, हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चीयर मॉडुलस वगैरह के बारे में बात करेंगे। यार रैप सॉन्ग नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बस ऐसे ही कर रहा था ताकि आप लोगों को मजा आता रहे क्लास में। बोर हो जाते हैं यार एक ही एक चीज करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलेंगे, कब मिलेंगे? फ्राइडे को आई थिंक, है ना? ठीक है चलो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। और एक बात और, ओपन बैच आपका स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में 9 to 10, है ना? उसके अंदर कोई गया था क्या आज? जा सकते हो उसके अंदर भी आप, आपको लिंक्स मिल रहे होंगे उसके। ठीक है, कोई भी नहीं गया? अमन नहीं गए, और कोई गया था क्या? एनीवन जो भी गया हो? ठीक है, लिंक नहीं आया था यस, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल टाइम रहता है। ठीक है, यस यस सही बात है। ठीक है, तो जिसको नहीं जाना होता है स्कूल या जिसके पास टाइम रहता है तो एक वो ओपन बैच है, उसके अंदर आप जा सकते हो। लिंक नहीं आया तो आना भी लग जाएगा आपके बैच वाइज अकॉर्डिंगली, है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बस इंफॉर्मेशन देनी थी, मैंने बता दिया। लिंक आएगी तो घबराना मत, चले जाना। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।